हेलो फ्रेंड्स, चलिए आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जिस तरह से भगवान राम जी के द्वारा 14 वर्ष के वनवास के दौरान जब अपने गृह निवास अयोध्या गए तो घी के दीपक जलाए, तो उनकी खुशी एक अलग थी और उसी की याद में हम दीपावली पर्व को मनाते हैं। तो आप भी उस दिन को जरा फील कीजिएगा आज और अपने लक्ष्य के बारे में सोचिएगा। जब आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी तो आपके परिवार, आपके समाज कैसे गौरवान्वित महसूस करेगा, आपको किस तरह से आनंद और खुशी मिलेगी, तो आज उसके बारे में आप सोच लीजिएगा। इसी के तहत आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइएगा दीपावली। उसके बाद कल से एक नई नीति के तहत टाइम टेबल के साथ अध्ययन प्रारंभ कर दीजिएगा। आपकी रणनीति अब अपनी मंजिल को प्राप्त करने की होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज भारत का राष्ट्रपति भाग 5, कल इसका रूपरेखा आप सभी को बताया था, जिसमें हम अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भाग 5 में उल्लेखित किया गया है। तो इसमें पर्टिकुलर हम जो भी पदाधिकारी हैं उसका नाम भी देखे हैं। तो सबसे पहले आज भारत के राष्ट्रपति, इसके बारे में पहले उल्लेखित करते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति देखेंगे। इसी तरह से एक सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भाग 5 आपका सबसे लंबा क्लास जाएगा, क्योंकि भाग 5 अपने आप में लगभग 99 अनुच्छेद है, तो लंबा क्लास तो होगा ही होगा। और यहां से आपको वनडे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं जिसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के राष्ट्रपति का सामान्य परिचय। टॉपिक क्या है? भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं। पद सोपान में प्रथम क्रम में रखा जाता है। ये आपका लोक प्रशासन का शब्दावली है, पद सोपान। एक होता है उसके कार्य क्षमता के अनुसार पद सोपान होती है। दूसरा आपके उसके वेतन भत्ते के अनुसार पद सोपान होती है। और तीसरा होता है पद के आधार पर जो श्रेणी तैयार की जाती है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, यही आपका पद सोपान कहलाता है। तो पद सोपान में प्रथम कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। अभी आपके अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, जिसमें रिजल्ट भी आ गया है। तो हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तीसरा क्या है? कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख है कौन? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक प्रमुख होता है आपका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जिसके तहत लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो मंत्रिमंडल तैयार होती है, जिनके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। तो वास्तविक प्रमुख हुए आपके प्रधानमंत्री, जबकि औपचारिक प्रमुख आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं। जहां अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली होता है वहां राष्ट्रपति प्रमुख होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है, तो वहां आपको सिर्फ भारत के नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति सुनने को मिलेगा। जबकि भारत के परिदृश्य में आप पढ़ेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री का ज्यादा उल्लेख आपको देखने को मिलता है। तो यह हुआ कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख
राष्ट्रपति है और वास्तविक प्रमुख है आपका प्रधानमंत्री, जो होता है लोकसभा के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से। चौथा क्या प्रमुख बिंदु है, तो भारत के तीनों सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसको भी याद रखेंगे, यह भी प्रश्न में पूछा गया है कि जो आपके तीनों सैन्य बल होते हैं उनके सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो ये उनके बेसिक और सामान्य परिचय है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं राष्ट्रपति के प्रावधान कहां कहां किया गया है। आज इसके अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे कि कहां कौन से बातों का उल्लेख किया गया है। कुछ टॉपिक को आज अध्ययन करेंगे, जो शेष बच जाएगा उसे कल की कक्षा में पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी कल से आपका भारत का भूगोल भी प्रारंभ हो जाएगा, जो बीच में अभी रुक गया था। चलिए सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद। याद करने का प्रयास कीजिएगा, एक पेज में लिख लीजिए और कक्षा को देखने के बाद एक बार स्वयं लिख के प्रयास कीजिएगा कि आपको अनुच्छेद याद हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 52, 53, इस तरह से अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 से लेकर 61 तक, ये 61 तक आपके एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। अनुच्छेद 61 के बाद अगला अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 71। 61 के बाद क्या होगा, अनुच्छेद 71, जहां राष्ट्रपति के किसी भी एक बातों का उल्लेख किया गया है। 71 के बाद है 72, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के बाद अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 के बाद है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के बाद है अनुच्छेद 87। 87 के बाद अनुच्छेद 108 है, अनुच्छेद 111 है, 111 के बाद 123 है, फिर 124 है, 143 है, फिर इधर आप याद रखेंगे 280, 352, 356 और 360। इतने प्रमुख अनुच्छेद हैं जहां राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 क्या उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 52 में, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में यह उल्लेखित किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जिनके नामों से सभी कार्य संपादित होंगे, लेकिन ये औपचारिक प्रमुख हो जाते हैं, जबकि वास्तविक प्रमुख अभी देखे हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये आपके अनुच्छेद 52 जहां राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है 53, कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इनके नामों से ही सारे कार्य संपादित होते हैं, इन्हीं के नाम से ही विदेश नीति भी संचालित होती है, लेकिन नेतृत्व तो कौन करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, न कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो ये आपका हुआ अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53। जितने अनुच्छेद बोर्ड में लिखा गया है सभी को याद रखना पड़ेगा, ये वनडे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद आपको करना ही पड़ेगा। अगला है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में उल्लेखित किया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। कौन कौन ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, इन बातों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में, जिस पे उल्लेख किया गया है निर्वाचक मंडल। बगल में लिखना चाहें तो सदस्य लिख लीजिए कि कौन कौन सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसी में अगला है आपका
अनुच्छेद 55 निर्वाचन की पद्धति। तो निर्वाचन की पद्धति से क्या आशा है, किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके बारे में उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 55 में। कैसी होती है अभी देखेंगे, कौन इनके सदस्य होते हैं कुछ देर बाद देखेंगे जब अनुच्छेद हम अध्ययन कर लेंगे। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से और कितने दिनों के लिए होगा, इन बातों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 56 में, जिसके तहत कार्यकाल है और इन्हें कैसे पद से हटाया जा सकता है इसके बारे में भी उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 57 है जिसमें पुनः नियुक्ति की बात की गई है। पुनः नियुक्ति से आशा है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके कार्यकाल जब पूर्ण हो जाए तो क्या उसकी पुनः नियुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 57 में, जिसके तहत जो भी भारत के राष्ट्रपति बनेंगे उनमें अधिकतम संख्या की बात नहीं की गई है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं जब तक विजयी होते हैं तब तक रह सकते हैं, लेकिन जहां अध्यक्षात्मक शासन है जैसे अमेरिका का, इसमें अमेरिका का जो राष्ट्रपति होते हैं अधिकतम 2 बार ही बन सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि अधिकतम कितने बार कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अगला अनुच्छेद है 58। 58 में उल्लेख किया गया है योग्यता, अर्थात उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 58 में कि कौन व्यक्ति योग्य हैं जो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसके बारे में उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 58 में। अगला है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में उल्लेखित किया गया है वेतन एवं भत्ते की बात की गई है कि आखिर उसका मूल वेतन कितना होगा। जब भारत के राष्ट्रपति पद से मुक्त हो जाएंगे तब उसकी वेतन कितनी होगी, इसके बारे में उल्लेखित किया गया है वेतन एवं भत्ते में। अनुच्छेद है 59। अगला अनुच्छेद है 60। तो अनुच्छेद 60 में उल्लेखित किया गया है उनके शपथ के बारे में कि भारत का जो राष्ट्रपति है किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान की विधि और उसकी रक्षा और संरक्षण का शपथ लेते हैं। इन बातों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 60 में। अगला अनुच्छेद है 61, जहां महाभियोग की बात की गई है। महाभियोग लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं भी लाया जा सकता है, जिसके तहत आप भारत के राष्ट्रपति को हटाने जा रहे हैं। उन्हें 14 दिनों से पहले आप उनको सूचित करेंगे कि हम आपके समक्ष महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं। तो यह हुआ आपका अनुच्छेद 61। अगला अनुच्छेद है 71। निर्वाचन जो विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी अगर विवाद उत्पन्न होती है तो उसका निपटारा निर्वाचन आयोग नहीं करेगा, बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका निपटारा किया जाएगा। तो ये आपका अनुच्छेद 71 हुआ कि निर्वाचन विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होंगी, इसके बारे में उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 72 में। शक्तियां की बात की गई है जिसके अंतर्गत
क्षमादान भी शामिल है। क्षमादान के अंतर्गत क्या आते हैं कि जो जिन व्यक्ति को किसी कारणवश मृत्यु दंड प्राप्त हो गया है तो मृत्यु दंड के जगह आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को भी है। अगला है अनुच्छेद 77, जहां सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर संचालित होते हैं। इसीलिए यहां पर आपको अनुच्छेद 53 में पढ़ने को मिला है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये आपका याद रखेंगे, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 77 ये दोनों आपके महत्वपूर्ण हैं। अगला है अनुच्छेद 85, जिसमें उल्लेखित किया गया है 17 आहूत 17 आसन एवं लोकसभा का विघटन। कोई विधेयक आ रहा है तब भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के बीच जब मतभेद की उत्पन्न स्थिति हो तब दोनों को समझाने के लिए और उस विधेयक को अगर लोकहित में हो तो पास कराने के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सत्र आहूत किया जाता है, उनकी बैठक आयोजित की जाती है। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 85 में, यह प्रश्न में पूछा गया है। अनुच्छेद 87, जिसपे उल्लेखित किया गया है राष्ट्रपति का अभिभाषण, कौन तैयार करता है अभी देखेंगे या कल की कक्षा में देखेंगे। अनुच्छेद 87 जहां बात किया गया है राष्ट्रपति का अभिभाषण। अगला अनुच्छेद है 108, यह भी महत्वपूर्ण है, जहां उल्लेखित किया गया है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित कर सकता है। कब कर सकता है कल की कक्षा में डिटेल में बात करेंगे। आज बस इतना जान लीजिए कि जब कोई विधेयक लोकसभा से पास हो जाए और राज्यसभा से वहां पारित नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो विधेयक आया है लोकसभा से जो पारित हो चुका है, यदि जनता के हित में हो तो भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आयोजित करेगा और राज्यसभा से बातचीत के तौर पर उनसे मनवाने का प्रयास करेगा। ये आपका अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 111 वीटो पावर। क्या है वीटो पावर? तो देखिए, कोई विधेयक है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह प्रस्तुत भी होता है और पारित भी होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से जब विधेयक पारित हो जाता है तो उसे भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो मान लीजिए राष्ट्रपति को लगता है कि जो विधेयक आया है वे जनता के हित में नहीं है, समाज के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए नहीं है, तो उस विधेयक को या तो वापस भेज सकता है लोकसभा या राज्यसभा, या तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि एक बार और विचार कर लीजिए कि जो आप विधेयक लाए हैं सही है कि नहीं है, या तो उसे अपने पास रख सकता है या तो डायरेक्ट मना भी कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति का वीटो पावर है, जहां वे अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं कि वे जनता के हित में हैं या नहीं है। जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब वे एक कानून का रूप ले लेता है, जो पहले एक विधेयक था। अगला अनुच्छेद है 123, जिस पे बात की गई है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 123 में। अगला है अनुच्छेद 124, जिस पे बात किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। देखिए, सर्वोच्च जो न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
वही भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश, जब भारत के राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करने वाला रहता है, तब वही मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाता है भारत के राष्ट्रपति को, और यही भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 124 के तहत। अगला अनुच्छेद है 143। तो अनुच्छेद 143 में उल्लेखित किया गया है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति। जहां वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, तब ठीक है, अपने विवेक की शक्ति का प्रयोग करके वे विधेयक पर निर्णय ले सकते हैं। मान लीजिए किसी विधेयक पर उन्हें असमंजस की स्थिति लगती है, वे स्वयं निर्णय नहीं ले पाते हैं, तब वे क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं कि उस विधेयक को मैं पास करूं या अपने पास रोकूं या पुनर्विचार के लिए भेज दूं या डायरेक्ट कैंसिल कर दूं। तो इनके साथ परामर्श लेने की शक्ति किनके तहत है? अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के साथ परामर्श ले सकता है भारत का राष्ट्रपति, लेकिन मानने को बाध्य नहीं है। परामर्श लेने के बाद भी अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। अगला अनुच्छेद है 280। अनुच्छेद 280 के तहत ही वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसीलिए हम अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 280 में उल्लेखित है वित्त आयोग का। 3 आपातकालीन शक्तियां हैं, जैसे 352, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में उल्लेखित है राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। इनके बारे में भी एक क्लासेस होंगी, जिसके तहत जो राष्ट्रपति शासन होता है उसे संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। तो ये जितने भी अनुच्छेद हम देखे हैं 52 से लेकर 61 तक, फिर 71, 72 जैसे हम देखते आए हैं 360 तक, इन सभी जगह राष्ट्रपति का कहीं ना कहीं उल्लेखित किया गया है। तो इन अनुच्छेदों को आप याद रखिएगा। आगे कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे 52 से लेकर 61 तक आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी शेष अनुच्छेद इसके पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक साइड को मैं मिटाता हूं, इधर को रहने देते हैं। जैसे आपका अनुच्छेद 52 में उल्लेखित किया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो ये आपका संविधान में उल्लेखित किया गया है। जिस तरह से संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस समय राष्ट्रपति की पद की महत्ता को समझते हुए अनुच्छेद 52 में ही राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये कंप्लीट। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इनके ही नामों से सारे जो भी कानून बनना है, जो विदेश नीति संचालित होती है, जिसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, तो इस तरह से समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्या है? अनुच्छेद 54। इसको आपको समझना पड़ेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आखिर कौन कौन है जो भारत के राष्ट्रपति को मत का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। निर्वाचक मंडल, तो देखिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से आते हैं। एक आपके लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। एक मिनट। दूसरा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। जितने भी विधानसभा हैं
विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके अलावा क्या है, दिल्ली है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश के विधान सभा हो या विधान परिषद हो, यहां के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य जिन्हें जनता डायरेक्ट चुनती है, न कि मनोनयन के द्वारा। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, न कि विधान परिषद के। तो ये आपके लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ऐसा है विधायक, और दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधायक। तो ये आपका निर्वाचक मंडल हुआ। याद रखेंगे, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में जो मनोनीत सदस्य हैं वे भी भाग लेते हैं, लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कब की स्थिति में? जब राष्ट्रपति को चुनना हो। अगला है निर्वाचन की पद्धति। निर्वाचन की पद्धति किसमें उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 55 में। तो निर्वाचन की पद्धति किस तरह से होगी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। इसके अलावा कैसा होगा? गुप्त मतदान होगा। सब अपने मत का प्रयोग गुप्त रूप से करेंगे, कोई किसी का उल्लेखित नहीं करेंगे। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे इन्हें कहा जाता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव से आशय है कि जनता जिन्हें सीधे तौर पर चुनती है, जैसे ग्राम पंचायत स्तर के पंच हैं, सरपंच हैं, जनपद पंचायत सदस्य जिन्हें बीडीसी कहते हैं, और जिला पंचायत सदस्य डीडीसी, इन सभी का चुनाव आप प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। इसके अलावा आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, इनका भी चुनाव आम जनता के द्वारा किया जाता है। तो जहां आम जनता के मत के प्रयोग के आधार पर किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है, वे प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत आते हैं। इसको मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत बहुत ही जल्द प्रारंभ करने वाला हूं। 3 कक्षाएं होंगी इस तरह से। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जब तक वैध मतों का आधे से एक अधिक, मान लीजिए 101 वोट पड़ रहा है, तो 51 मत जिस राष्ट्रपति के सदस्य के लिए जो चुनाव लड़ रहा है उनके पक्ष में जाता है, वे विजयी हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, वैध मतों का आधे से एक अधिक, जब तक मान लीजिए 4 सदस्य हैं, तो चारों सदस्य को आप समान रूप से आप उनको एक ही नंबर उनको वोट नहीं करेंगे। जैसे 4 व्यक्ति हैं, A, B, C, D, ये सभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके पास एक नंबर दिया जाएगा कि आप क्रमानुसार सबसे पहले आप किसको प्राथमिकता देंगे। आपको यहां पर चयन के रूप में करना है। जैसे A को आप 1 नंबर में रखना चाहें तो 1 है, B को 2, C 3, 4, इस तरह से आपको सीक्वेंस वहां तय करना पड़ता है। जब वैध मतों का आधे से अधिक नहीं हो जाता, तब इसी दोनों का मत का जो प्रयोग है इन दोनों में बंटवारे के रूप में किया जाता है। तो यही है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जब तक वैध मतों का आधे से एक अधिक नहीं हो जाता है, तब तक नीचे वाले जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उनके मत को
ऊपर वाले जो विजयी होने वाले हैं 2 व्यक्तियों के बीच बांटा जाता है। गुप्त मतदान है, कोई किसी को देख नहीं सकता कौन किसको वोट किए हैं। और तीसरा अप्रत्यक्ष है, क्योंकि जनता इन्हें डायरेक्ट नहीं चुनती है। अनुच्छेद 56 में उल्लेखित किया गया है कार्यकाल। तो याद रखेंगे शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक के लिए कार्यकाल होता है। कितने दिनों के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए। कब से? शपथ ग्रहण से। मान लीजिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके पदीय कर्तव्यों का निर्वहन भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसको भी याद रखेंगे, प्रश्न में पूछा जाता है। मान लीजिए 6 माह के लिए बस रहेंगे, उसके बाद चुनाव 6 माह के अंदर कराना आवश्यक है। मान लीजिए उनके पदीय कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। जब वे भी नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो भारत के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के पद का निर्वहन किया जाता है। कितने दिनों के लिए? तो सिर्फ 6 माह के लिए। तो इस तरह से कार्यकाल हुआ 5 वर्ष। या तो यह स्वयं त्याग पत्र दे सकते हैं समय से पूर्व, या तो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। इसके अलावा या तो इनकी मृत्यु हो जाती है, तब इनके कार्यकाल में जो शेष अवधि के समय बचता है, जैसे 3 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, इनके कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष बचा हुआ है, तो आगे जो चुनाव होगा सिर्फ 2 वर्ष के लिए नहीं होगा, पूरे के पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। केवल एकमात्र ऐसा पद है जिसमें शेष अवधि के लिए चुनाव नहीं होता है। पूरी 5 वर्ष की अवधि के लिए उनका चुनाव किया जाता है। जैसे आप पंचायत स्तर में पढ़ेंगे, शेष समय के लिए जो चुनाव होता है, लोकसभा में भी शेष समय के लिए चुनाव होता है। जैसे अभी आपका मरवाही क्षेत्र में जो विधायक का पद है, वह केवल जब तक मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल है तब तक के लिए है, अर्थात शेष अवधि के लिए है। जबकि भारत का राष्ट्रपति का पूरा कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो यह हुआ आपका अनुच्छेद 56, जहां उल्लेखित किया गया है कार्यकाल के बारे में। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 57 में बात किया गया है पुनः नियुक्ति की। तो पुनः नियुक्ति में क्या है, उसी बात को पुनः दोहराता हूं कि भारत के राष्ट्रपति के कितने बार वे भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसका उल्लेखित नहीं किया गया है। नई न्यूनतम नई अधिकतम की बात। सिर्फ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वे अधिकतम 2 बार रह सकते हैं। योग्यता में क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, दिवालिया घोषित ना हो, पागल ना हो, ये तो कॉमन सी बात है। मेन क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हों। ठीक है, यह हुआ उनके योग्यता के बारे में। वेतन एवं भत्ते, तो वेतन कितना है बताइए आप सभी कमेंट करके। अभी इनका वेतन है 5 लाख रुपए। आपको बताया था जब अनुसूची और भाग के बारे में उल्लेखित कर रहे थे तब। ठीक है, तो उनका वेतन 5 लाख रुपए है। जबकि भत्ते की बात करें, जब वे भारत के राष्ट्रपति पद से मुक्त हो जाएंगे तो उनका भत्ता होगा 2,00,000 लाख रुपए। ठीक है, 2.5 लाख रुपए होगा। तो यह हुआ वेतन और भत्ते के बारे में। अनुच्छेद 59 कंप्लीट। अनुच्छेद 60 में उल्लेखित किया गया है शपथ आखिर किस चीज का लेगा, क्या का शपथ लेगा, इसका बात का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत संविधान व विधि इनके रक्षा एवं संरक्षण, इसके शपथ लेता है भारत का राष्ट्रपति। अगला है महाभियोग।
तो महाभियोग में क्या है कि किस तरह से आप भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से मुक्त करेंगे, यह प्रक्रिया महाभियोग के नाम से जानी जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति को आप किस तरह आधार पर हटाएंगे? पहला लिख लीजिए, जब संविधान का अतिक्रमण कर दिए हों, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन, वे संविधान के अनुसार अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए आप महाभियोग ला सकते हैं। दूसरा, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी मानसिक स्थिति जब ठीक ना हो, ठीक ना हो से आशा है मान लीजिए उनको लकवा मार देता है या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, यदि वे स्वयं त्याग पत्र नहीं दे पा रहे हैं, नहीं देना चाह रहे हैं, तो उनके समक्ष महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कौन भाग लेते हैं, यह भी तो महत्वपूर्ण है। तो चुनाव में तो विधायक, जो विधानसभा है, उनके सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में केवल लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं, जिनके तहत लोकसभा और राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, अगर वे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसको हटाना चाहते हैं तो वैध मतों का 2/3 दोनों तरफ से पारित होना चाहिए। पारित न कि प्रस्तुत, 2/3 दोनों तरफ से पारित होना चाहिए, तभी भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी। आप उसके समक्ष जब महाभियोग लाएंगे तो 14 दिन के पूर्व, 14 दिन से पहले आप उनको अवगत कराएंगे कि हम आपके समक्ष महाभियोग की प्रक्रिया लाने वाले हैं। तो ये हुआ आपका महाभियोग। जब दोनों सदन से 2/3 से अगर पारित हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगला है अनुच्छेद 71, निर्वाचन विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। जब कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई मतभेद की उत्पन्न स्थिति होती है तो निर्वाचन आयोग उसका निपटारा नहीं करेगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उनके द्वारा ही इस विवाद का निपटारा किया जाएगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति के प्रावधान का ये भाग पहला हुआ। ठीक है, कल भाग 2 देखेंगे। तो पुनः आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दीपावली छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में आप क्या जानते हैं? छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में या दीपावली कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, क्या विशेष है, इसके बारे में आप जितना जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी बताया कीजिए, ये मत देखिए कि कौन कौन कमेंट कर चुके हैं। आप अपना आकलन स्वयं कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल से एक रणनीति के तहत और नए लक्ष्य के साथ पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दीजिए। आज के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको पुनः जानकारी मिल जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए पुनः धन्यवाद।